कहानी की शुरुआत में हम बेन और उसके कजिन एली को देखते हैं, जो इस वक्त एक ज्वेलरी की दुकान तक हीरे पहुंचाने का काम कर रहे थे। एली इस काम में नया था और साफ तौर पर घबराया हुआ लग रहा था। तब बेन ने उससे पूछा कि अपनी बंदूक लाया है ना, लोड करके रख उसको। वहीं दूसरी ओर हम डेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अभी अभी जागा था। डेविस एक बेहद चालाक चोर लुटेरा है, जिसने आज तक न जाने कितनी चोरियां की, पर कभी रत्ती भर का भी सबूत नहीं छोड़ा। अब वह अपने प्लान के मुताबिक एक आदमी का पीछा करने लगा, जिसकी कार पर उसने पहले ही ट्रैकर लगा रखा था। उसने एकदम आराम से मसूद नाम के उस आदमी की गाड़ी को ओवरटेक किया और एक पतली सड़क पर गाड़ी बीच में ही रोककर डिग्गी खोल दी। जैसे ही मसूद गाड़ी से उतरा कि भाई साइड हो, रास्ता साफ कर, डेविड ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी और पूछा कि कोई हथियार तो नहीं है तुम्हारे पास। मसूद ने कहा कि गाड़ी के अंदर है। डेविड ने मसूद से उसके फोन का पिन पूछकर उसे डिक्की में बंद कर दिया, यह कहते हुए कि पानी है उसमें। फिर उसने जल्दी से गाड़ी से उसका फोन निकाला और वहां से चल दिया। उधर ज्वेलरी की दुकान के मालिक सैमी ने बेन से नए लड़के के बारे में पूछा। फिर सैमी ने बेन को एक ब्रीफ केस दिया, जो नकली हीरों से भरा हुआ था। फिर उसने अलग से सच बताया। वो लोग असल में हीरों के 2 सेट ले जा रहे हैं, जिनकी कीमत लगभग $3 मिलियन थी। असली हीरे बेन के मोजों में छुपाए गए थे। उसने बेन से कहा कि वह नया लड़का है ना, उसे इस बारे में मत बताना। बाहर जाकर सैमी ने एली से कहा कि अपनी बंदूक दिखा। बंदूक देखकर वह कहने लगा कि यह इतना पुराना असला कहां से लेकर घूम रहा है तू, कभी हाथ में फट जाएगी। उसने अली को एक बेहतर बंदूक देते हुए कहा कि काम पूरा होने के बाद वापस कर देना मुझे, और इशारा किया कि बाहर एक गाड़ी तुम लोगों को फॉलो करेगी तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जैसे ही बेन और एली वहां से निकले, डेविस ने दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी की और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब वह एकदम शांत डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच गए, तो डेविस ने नकाब पहना, उनकी गाड़ी में टक्कर मारी और तुरंत दोनों के ऊपर बंदूक तान दी। एली तो बेचारा वहीं जम गया। फिर डेविस ने बन को अपने फोन पर उसके घर की वीडियो दिखाते हुए उसकी बीवी का नाम लिया कि मेरा आदमी तेरे घर के बाहर खड़ा है। उसने एली से कहा कि दोनों अपने फोन्स और गन्स मेरी गाड़ी के अंदर फेंक दो, जो एली ने तुरंत कर दिया। उसने असली हीरे और उनकी कीमत का सर्टिफिकेट दोनों मांगे और साथ ही यह भी साफ कह दिया कि मुझे ब्रीफ केस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बैन ने पहले तो ना समझने का नाटक किया कि भैया मुझे तो ब्रीफ केस ही मिला था, लेकिन डेविस ने सीधा कहा कि यह हीरे इंश्योर्ड हैं, मालिक को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, तू क्यों अपनी जान दे रहा है। डेविस बहुत कुछ जानता था, इसलिए बेन ने आखिरकार मान ही लिया कि असली हीरे उसके बाएं मोजे में छुपे हुए हैं। उसने धीरे से उन्हें निकाल कर दिखाया। डेविस ने हीरे ले लिए और जल्दी से मसूद को अपनी गाड़ी की डिक्की से बाहर निकाल दिया। लेकिन इतने में एली ने चुपके से अपनी पुरानी बंदूक निकाल ली, जो अभी भी उसके पास ही थी। अब जैसे ही डेविस वहां से जाने लगा, एली ने तुरंत उस पर गोली चलाई, लेकिन उसकी वह पुरानी बंदूक मिस फायर कर गई और डेविस पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी बच गया। तुरंत एक्शन लेते हुए डेविस ने गाड़ी पीछे ली और तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। वो शहर की सड़कों से होता हुआ एक पार्किंग गैराज में घुस गया, पर वह साफ तौर पर हिल गया था, क्योंकि आज वह मरने के बहुत करीब था। वहां उसने अपनी आंखों से कॉन्टेक्ट लेंसेज निकाले और खुद को साफ किया। फिर उसने गाड़ी को ढक दिया और दूसरी गाड़ी बदलकर गायब हो गया। खैर, इसी दौरान हम डिटेक्टिव लू और उसके साथी को देखते हैं, जो हीरों की लूटपाट वाले केस की जांच कर रहे थे। उन्होंने बन से कुछ सवाल किया और उसकी टाइमिंग के ऊपर शक जताया। जिस दिन तुम $3 मिलियन के हीरे ले जा रहे थे, उसी दिन तुम्हारे साथ लूटपाट हो गई, और साथ ही चोर को तुम्हारी पत्नी का नाम कैसे पता था। मगर बेन ने सीधे तौर पर कहा कि मैंने कोई जानकारी लीक नहीं की। फिर एली ने कबूल किया कि जाते वक्त मैंने गोली चलाई थी, लेकिन निशाना सही नहीं लगा। डिटेक्टिव्स ने यह भी पूछा कि जब मौका था तो चोर ने गोली क्यों नहीं चलाई। खैर, लू का मानना था कि यह काम किसी ऐसे अपराधी ने किया है जो उन्हें काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था। साथ ही वह जो भी इंसान है, वह वायलेंस से बचता है और इसी हाईवे के आसपास कांड करके तुरंत गायब हो जाता है। दूसरी ओर इसी वक्त डेविस अपने फ्लैट पर पहुंच गया और हीरे उसने एक कप में डाल दिए। जब उसने अपना नकाब देखा तो उस पर खून के दाग नजर आए। अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद पार्किंग गैराज में जो गाड़ी छोड़ी है, उसके अंदर भी खून रह गया हो। शाम को डेविस मिस्टर मणि नाम के अपने एक साथी से मिला, जो उसके चोरी किए हुए सामान को बेचने का काम करता था। उस आदमी ने पूछा कि सब कैसा चल रहा है।
तब डेविस ने बताया कि आज चोरी में थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं बाल बाल बचा हूं मरने से। यहां से गोली गई है मेरे। साथ ही उसने कहा कि अगला प्लान जो हमने बनाया था वो बहुत खतरनाक लग रहा है अब मुझे। मैं शायद कर नहीं पाऊंगा। इस पर उस आदमी ने सीधे सीधे पूछा कि इससे बेहतर प्लान है क्या तेरे पास? तो डेविस ने कहा कि मैं इस पर काम कर रहा हूं। उस रात डेविस ने शरण के बारे में जानकारी निकालनी शुरू की, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। शरण इस वक्त भी मुनरो नाम के एक बहुत अमीर आदमी को अपनी पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके शानदार घर की तारीफ की और कहा कि कंपनी ऐसे ही लोगों को तो बचाना चाहती है सर। गरीबों के पास खोने को है ही क्या। शैरन ने अमीर बुढ़े की तारीफ की और लग रहा था कि मुनरो उसकी बात मान के डील साइन कर ही देगा। लेकिन फिर गलती से शरण ने मनरो की होने वाली मंगेतर, जो कि बहुत जवान थी, उसे उसकी बेटी समझ लिया और वहां से डील होने के चांसेस भी थोड़े कम से हो गए। जब उसके साथियों ने पूछा कि डील हुई कि नहीं तो उसने कहा कि वह अभी सोच रहा है। फिर उसने अपने बॉस फील से अपनी प्रमोशन के बारे में पूछा, लेकिन फिल ने बात टरका दी। खैर, जो $3 मिलियन के हीरे चोरी हुए थे उसकी इंश्योरेंस शरण की कंपनी ने ही कर रखी थी। शेरन के बॉस फील ने उससे कहा कि पुलिस में तुम्हारे कॉन्टैक्ट है ना, तो तुम यह वाला केस संभालो। किसी भी तरीके से अगर जल्द से जल्द चोर पकड़े गए तो हमें यह पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन शरण मोनरो वाले केस से हटना नहीं चाहती थी। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए मलीन नाम की लड़की तुरंत बीच में कूद गई और उसने कहा, मैं संभाल लूंगी वह वाला काम। खैर, शरण को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। इस वक्त सैमी नाम के उस ज्वेलर से भी लूट के बारे में पूछताछ की जा रही थी। डिटेक्टिव्स को यह भी शक था कि कहीं इंश्योरेंस का पैसा खाने के चक्कर में चोरी खुद ही तो नहीं करवाई गई। मगर सैमी तुरंत अपना बचाव करने लगा। उसने कहा कि 27 साल से मैं अपनी दुकान चला रहा हूं और साथ में 2 और स्टोर बना चुका हूं। अब मैं अपनी रेपुटेशन को रिस्क पर क्यों डालूंगा। उसने जोर देकर कहा कि मैंने डिलीवरी के बारे में किसी को फोन नहीं किया, सिर्फ एक मेल भेजा था। यह सुनते ही डिटेक्टिव लू समझ गया, अगर चोर ने उसकी ईमेल को ही हैक कर लिया हो तो उसे शिपमेंट की सारी जानकारी मिल गई होगी। वहीं दूसरी ओर डेविस अपने हैकर को पैसे दे रहा था ताकि वह शरण के सोशल मीडिया को ढंग से देख पाए। वो जानना चाहता था कि वह किस किस से बात करती है। यहां से साफ हो गया कि वह सिर्फ लूट को प्लान नहीं करता था, वो इंश्योरेंस वालों की तरफ से भी पता लगाता था कि किसके पास कौन सी महंगी चीज है जिसका वह इंश्योरेंस ले रहे हैं। बाद में डेविस जब एक रेड लाइट पर रुका था, तभी माया नाम की एक औरत ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। वो गुस्से में पूछने लगी कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी। डेविस ने शांत रहकर लाल बत्ती की तरफ इशारा किया और पूछा कि तुम ठीक हो। वो घबरा कर बोली कि मैं लेट हो रही थी और यह गाड़ी मेरे बॉस की है। एक्सीडेंट के बाद माया ने डेविस से कहा कि अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाओ मुझे, मैं सॉर्ट करवा लूंगी। गलती माया की थी, पर डेविस पुलिस के पचड़े में तो नहीं पड़ना चाहता था। उसने गाड़ी से नोटों की गड्डी निकालकर कहा कि मैं अभी भर देता हूं, आपका जितना नुकसान हुआ है। माया ने उसे गौर से देखा और पूछा कि हमेशा इतने पैसे साथ रखते हो तुम? मगर डेविस ने बात बदलते हुए कहा कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जल्दी बताओ कितने पैसे चाहिए। पर माया ने मना कर दिया। उसने कहा कि कंपनी की गाड़ी है, मुझे सही तरीके से रिपोर्ट करना पड़ेगा, वरना मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जिसके बाद डेविस को मजबूरन उसे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखानी पड़ी। बाद में शरण एक कैफे में डिटेक्टिव लू से मिली ताकि हीरों की चोरी के बारे में बात कर सके। उसने कहा कि ज्वेलर और कुरियर दोनों के ऊपर लाइट डिटेक्शन टेस्ट करवाओ। यह सुनते ही लू तुरंत समझ गया कि इंश्योरेंस वाले पैसे देने से बचना चाहते हैं। खैर, फिर लू ने उसे कुछ डांटा दिखाया जिससे ऐसा लग रहा था कि इस क्राइम में इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कोई शामिल हो। खैर, फिर लू ने बातों बातों में बताया कि जो लोग तुमसे इंश्योरेंस कराते हैं उन्हीं के यहाँ पर चोरी हो जाती है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी में कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है चोरों से। खैर, बाद में पुलिस स्टेशन जाकर भी लू ने इसी थ्योरी पर काम किया। उसने पुराने केस निकाले, छोटी मोटी लूट को हटा दिया। क्योंकि चोर वायलेंस से बचता था तो उसने ज्यादा वायलेंस वाले केस भी हटा दिए। जो केस बचे उनके अंदर उसे एक पैटर्न दिखाई दिया। ये सारे हाईवे नंबर 101 के पास ही हो रहे थे। इन सभी लूटपाट के केसेस में कोई भी बिना वजह की हिंसा नहीं हुई और लूटने वाला बहुत ही सफाई से बचकर निकल गया। अब लू को पूरा यकीन हो गया था कि सबके पीछे एक ही आदमी है। लू के बॉस को उसकी थ्योरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इतने सारे केसेस को दोबारा खोलना डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उनकी थू थू हो जाएगी मीडिया में। उसके बॉस ने सीधे तौर पर कहा कि घड़े मुर्दे मत उखाड़ो, हमारा काम है साल्ट केसेस का नंबर बढ़ाना।
ये सुनकर लू निराश होकर वहां से चला गया। उसे पूरा यकीन था कि इन केसेस में जिसे भी पकड़ा गया है गलत ही है वो। दूसरी तरफ मिस्टर मणि ओरमान नाम के एक आदमी से मिला जिससे वो अगला मिशन करवाना चाहता था, क्योंकि अब डेविस ने तो उसे करने से मना कर दिया, यह बोलकर कि बहुत रिस्की है, किसी को चोट लग सकती है। लेकिन प्लान तैयार था और ओरमान को किसी को चोट लगे, कोई मरे, इससे घंटा फर्क नहीं था। तो वो तुरंत मान गया। अगले दिन प्लान के मुताबिक एक डिलीवरी वाला बंदा हीरे एक ब्रीफ केस के अंदर लेकर उसे अपने हाथ से हथकड़ी से बांध के जैसे ही अंदर घुसने लगा, पीछे से ओरमान उस पर टूट पड़ा। उसने बंदूक दिखाते हुए सबको डराया। उसके अंदर दया नाम की चीज ही नहीं थी। उसने कुरियर वाले को बहुत मारा और आखिरकार चाबी निकलवा ली। फिर एक औरत को उठाकर उसने जबरदस्ती सारे गहने एक बैग में भरने को कहा और आखिर में भी गोली चलाकर सबको डराने के बाद वहां से निकला। इसी दौरान डेविस ने माया को माइक के नाम से मैसेज भेजा और उसे डिनर के लिए पूछा। माया मान तो गई, लेकिन उस रात वह डेट के लिए थोड़ा लेट पहुंची। ये जगह माया को थोड़ी फैंसी लग रही थी। उसने कहा कि मैं थोड़ी नॉर्मल सी जगह पर जाना चाहती हूं। तो दोनों वहां से निकलकर एक स्ट्रीट फूड वाली जगह पर आ गए। क्रिस की इस खतरे से भरी हुई ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी के अंदर माया एक रंग की तरह आई थी।